नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो देख लिया था, समझ लिया था। अब उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे, समझेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, नियत विभव के किसी क्षेत्र में, कि जिसमें विभव नियत होता है तो उसमें क्या होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक समान होगी। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, किसी क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं हो सकता। और बी और सी दोनों सही है। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं, E बराबर माइनस में dV बाई dr। और जब V यहाँ पर कांस्टेंट है, नियत है, V यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास में आ जाएगा जीरो, क्योंकि नियत का कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। फिर किसी क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं हो सकता, इसको हम गाउस के नियम से यहाँ पर देखेंगे, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो होगा। किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता, कि जब विभव कांस्टेंट होता है तो वहां पर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता, मतलब कुल आवेश जीरो होगा। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, यहां पर डी पार्ट सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भुजा अक्ष के किसी घन का आवेश उसके प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल q है और घन के केंद्र पर रखे इस आवेश के कारण से विभव क्या होगा। चलिए एक डायग्राम के जरिए इसको समझ लेते हैं। हमारे पास में एक घन है, इस तरीके से मैं एक घन का निर्माण कर रहा हूं। और देखिए, आप यहां पर देखेंगे घन की भुजा हमें अक्ष दे रखी है। घन की भुजा अक्ष है तो देखिए यहां से इसके पृष्ठ में रखा हुआ जो भाग है, इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी अंडर दो अक्ष, क्योंकि ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है, ये अंडर दो अक्ष हो जाएगी। अब मैं इसके विकीर्ण की बात करूं तो इसका जो विकीर्ण है वो हो जाएगा अंडर में तीन अक्ष, अंडर में तीन अक्ष हो जाएगा। अब केंद्र से इसके शीर्ष की जो डिस्टेंस है, केंद्र से शीर्ष की दूरी, केंद्र से शीर्ष की जो दूरी है वो हो जाएगी अंडर में 3x अपॉन 2, ये दूरी रह जाएगी। अब हमारे को यहाँ पर सभी शीर्षों के ऊपर ये बता रखा है कि आवेश रखे हुए हैं, तो 8 आवेश रखे हुए हैं। और एक के कारण से जो विभव होता है वो देखिए कितना होता है। एक आवेश की वजह से जो विभव होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टे में r। r यहाँ पर है अंडर 3 अक्स बट्टा 2, तो 2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। और 8 आवेश है तो इसको 8 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ गया। ये 4 से ये 8, ये 2 बार में कैंसिल हो गया, तो v की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 2 दूनी 4 q बट्टे में पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर 3 अक्स, ये आएगी। तो 4q अपॉन अंडर 3 पाई एप्सिलॉन नॉट अक्स, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि बिंदु Q पर रखे बिंदु आवेश स्मॉल q के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 24 न्यूटन प्रति कूलाम है तथा समान आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव 12 जूल प्रति कूलाम है, तो आवेश स्मॉल q के परिमाण की कोटि क्या होगी। देखिए हमें जो कुछ दे रखा है एक बार इसको देख लेते हैं। आवेश स्मॉल q दे रखा है और q पर रखा हुआ है, q पर रखा हुआ है और बिंदु P की बात करें, मैं यहाँ की डिस्टेंस से ये बिंदु Q है, स्मॉल q आवेश रखा है, बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है 24 न्यूटन प्रति कूलाम। और बात करें विद्युत विभव की तो ये हमारे पास में दे रखा है 12 जूल प्रति कूलाम। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kq/r² और विभव होता है kq/r। तो यहां से यदि हम देख लीजिए कैलकुलेशन करेंगे, यहां से हमें q की वैल्यू पूछी है तो पहले हम r निकाल लेते हैं। इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, r निकालेंगे। तो हम e के अंदर v का भाग लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा kq/r² बट्टे में kq/r और यहां से ये हमारे पास में आ गया है 24 बट्टे में 12 और ये यहाँ से एक KQ से KQ कैंसिल, R से एक R कैंसिल, 1 बट्टे में R बराबर आ गया 1 बट्टे में ये 2 आ गया। तो R बराबर कितना निकल कर आया है 1/2 मतलब 0.5 मीटर प्राप्त हुआ है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो V बराबर हमें क्या दे रखा है KQ/R जानते हैं और इसकी वैल्यू हमें 12 दे रखी है। Q बराबर क्या आ जाएगा 12 गुणा में R बट्टे में K, तो 12 गुणा में R की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 1/2 और K का जो मान है वो 9 गुणा 10⁹ यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 6, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 2 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में इसकी वैल्यू निकल कर बाहर आएगी। देखिए क्या वैल्यू बाहर आएगी कि 2/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम। तो ये आंसर होने वाला है। वैसे ऑप्शन में हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे आंसर जो हमने आपके सामने लिखा है वही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि त्रिज्या R1 व त्रिज्या R2 के दो चालक गोले समान रूप से आवेशित हैं तो उनके विभवों का अनुपात क्या होगा। तो पहले गोले की यदि हम बात करें, थोड़ा सा हम मोटा लिखते हैं, पहले गोले के लिए जो विभव है उसको V1 से पुट करें तो KQ। देखो दो चालक गोले समान रूप से आवेशित हैं, तो समान रूप से आवेशित हैं तो उनके ऊपर आवेश हम Q ले लें। एक की त्रिज्या R1 तो KQ/R1। फिर हम बात करें दूसरे गोले की, दूसरे गोले पर विभव है V2 जो कि KQ/R2। अब हमें उनके अनुपात पूछे, विभवों के अनुपात, तो V1 बट्टे में V2 बराबर आ गया KQ बट्टे में R1 अपॉन KQ बट्टे में R2। तो यहां से यह आ जाएगा R2 बट्टे में R1। तो R2 बट्टे में R1 ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि Q1 एवं Q2 आवेशों वाले त्रिज्या R1 व R2 के दो विद्युत रोधी आवेशित गोले क्रमशः एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों को यदि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तब क्या होगा। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर ये बता रखा है कि दो गोले हैं, एक गोला है ये दूसरा गोला है और दोनों गोलों को हम क्या कर दें, किसी चालक तार से जोड़ दें। एक के ऊपर आवेश है Q1, दूसरे पर आवेश है Q2। एक की जो रेडियस है वो है R1 और दूसरे की जो रेडियस है वो है R2। तो
तो देखिए हमेशा उच्च विभव से, जिसका विभव अधिक है, उच्च से निम्न विभव की ओर आवेश गति करेंगे। यदि इसका जो विभव है वो ज्यादा, इसका विभव है वो कम, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होगा। और जिससे इस रेजिस्टेंस में से, इन दोनों के बीच में जो तार लगा हुआ है, इसमें से आवेश प्रवाहित होंगे, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी और फलस्वरूप यहाँ पर उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होगा। तो यहाँ पर निकाय के ऊर्जा में वृद्धि होती, गलत स्टेटमेंट है। निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, गलत स्टेटमेंट है। ऊर्जा में हमेशा कमी होती है। देखो कमी तो होती है पर हमेशा ही होती रहेगी ये कोई आवश्यक नहीं है। तब तक होती रहेगी जब तक का इनका विभव समान ना हो जाए। अब विभव समान होने का मतलब है कि V1, जब तक कि इनका विभव समान ना हो जाए, तो इनका जो विभव का जो रिलेशन है वो क्या है, K Q1 बट्टे में R1। दूसरे का जो विभव है वो है K Q2 बट्टे में R2। तो यहां से Q1 R2 बराबर Q2 R1 जब तक न हो जाए तब तक ऊर्जा का क्षय होता रहेगा। तो निकाय की ऊर्जा में तब तक कमी होती रहेगी, कमी रहेगी जब तक कि ये ना हो जाए, ये रिलेशन ना हो जाए। ये मैंने बता ही दिया आपको, क्लियर कर ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए त्रिज्या R1 एवं आवेश Q1 का कोई छोटा गोला त्रिज्या R2 एवं आवेश Q2 के किसी गोलीय कवच द्वारा घिरा है। यदि Q1 धनात्मक है तो, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास में इस तरीके का एक छोटा गोला है। चलिए गोला बना नहीं है, दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास में एक छोटा गोला है ऐसे, ठीक है। और इसके चारों ओर एक गोलीय कवच रखा हुआ है, ऐसे एक गोलीय कवच है। अब हमारे को ये कहा गया है कि जो अंदर वाला गोला है इसकी रेडियस है R1, इस पर आवेश है Q1, ठीक है। और जो गोलीय कवच है इसकी रेडियस है R2 और इस पर आवेश है Q2। अब यहां से क्या किया गया है, इन दोनों गोलों को हम एक तार से जोड़ देते हैं। हालांकि ये बात इसमें बता नहीं रखी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें ये भी बता रखा है कि यदि आवेश को जोड़ दें। अब देखो क्या होता है, इस छोटे वाले गोले का विभव है वो है V1 और इस बड़े वाले गोले का विभव है V2। तो मैं क्लियर कर देता हूं कि V1 हमेशा बड़ा रहेगा, V2 हमेशा छोटा रहेगा। अब ये क्यों है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। V1 देखो क्या होगा, V1 का मतलब हो गया खुद छोटे गोले के कारण से विभव, तो K Q1 बट्टे में R1। फिर बड़े गोले के कारण से इस बिंदु पर हम विभव देख रहे हैं, तो इस बिंदु पर जो विभव है वो है K Q1 बट्टे में R1। बड़े गोले की वजह से भी होगा, तो K Q2 बट्टे में R2, क्योंकि बड़े गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही उसके अंदर सभी बिंदुओं पर होगा। फिर हम देखते हैं V2। V2 का मतलब हो गया कि इस बड़े वाले गोले के ऊपर विभव, तो एक तो खुद बड़े गोले के कारण से K Q2 अपॉन में R2, अब इस छोटे गोले के कारण से K Q1 बट्टे में R2। तो यदि यहाँ पर हम V1 माइनस V2 करें तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि V1 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा। ये वैसे जो वान डे ग्राफ जनित्र है उसका कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से उसका सिद्धांत इसी पर ही काम करता है। उसमें एक छोटा गोला अंदर लगा होता है और बड़ा गोला बाहर लगा होता है, और दोनों गोलों को हम एक चालक तार से जोड़ रखे होते हैं। तो यहाँ से छोटे गोले से बड़े गोले की ओर आवेशों का प्रवाह होता है। और तब तक देखो छोटे गोले का विभव हमेशा ही कम रहेगा, बड़े गोले का विभव हमेशा ही कम रहेगा, छोटे गोले का विभव हमेशा ज्यादा रहेगा। तो आवेशों का प्रवाह हमेशा छोटे गोले से बड़े गोले की ओर होता रहेगा, चाहे छोटे गोले पर कितना भी आवेश कम क्यों न हो। क्लियर।
तो यहाँ पर आप देखें, एक एक करके ऑप्शन को देखें कि आवेश गोले के कवच की ओर प्रवाहित होगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है कि आवेशों का जो प्रवाह है वो छोटे गोले से बड़े गोले की ओर होगा, और तब होता ही रहेगा, हमेशा और हमेशा होता रहेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि छोटे गोले के ऊपर आवेश कितना है, बड़े गोले पर आवेश कितना है। छोटे गोले पर आवेश है तो वो हमेशा छोटे से बड़े की ओर फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से हमें गलत स्टेटमेंट देखना है। तो पहले स्टेटमेंट देखिए कि विद्युत बल, एक स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। ये हमने पढ़ लिया है, एक संरक्षी बल होता है, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें, किसी आवेश Q के कारण एक बिंदु P पर विभव किसी एकांक ऋणात्मक प्रेक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट वैसे विद्यार्थियों गलत है। यहाँ पर कोई आवेश है कैपिटल Q, और इस आवेश के कारण से इस बिंदु P पर जो विभव होता है वो है कि यहाँ पर आप एकांक प्रेक्षण आवेश लाइए, लेकिन वो ऋणात्मक आवेश की बजाय धनात्मक आवेश होना चाहिए, ताकि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगे और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़े। तो ये स्टेटमेंट है वो गलत है, हमें गलत स्टेटमेंट ही छांटना था। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ पर एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव का मान नियत होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर है किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यहां पर आपको शून्य मिलेगा कि यहाँ शून्य होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। हमारे को गलत पूछा था तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो बिंदु ए और बी क्रमशः 2 मीटर और 1 मीटर की दूरियों पर स्थित हैं। बिंदु आवेश से 2 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम से विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। ए और बी के मध्य विभवांतर क्या होगा? ऐसे हैं, एक बार इसको समझ लें आप। एक इस तरीके से रेखा है और इस रेखा के ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। क्लियर? तो यहां पर इन बिंदुओं पर ये ए है, ये बी है। तो यहां पर इनके मध्य में कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है प्लस में 2 माइक्रोकुलाम। ए की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और बी की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। इस तरीके से इनके मध्य की दूरियां हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर ए और बी पर विभव ज्ञात करना है, फिर विभवांतर ज्ञात करना है। तो ए पर विभव देखें। ए पर विभव होता है के क्यू बट्टे में ये वाली डिस्टेंस हम R1 ले लेते हैं। तो ये हमने के क्यू अपोन में R1 ले ली, 2 मीटर है। फिर बी पर जो विभव है उसको हम लिख रहे हैं वी बी से के क्यू बट्टे में R2। अब हमें यहां पर ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो VA माइनस VB, तो VA की जो वैल्यू है के क्यू बट्टे में R1 माइनस के क्यू बट्टे में R2। तो यहां से के क्यू कॉमन ले लिया हमने, 1 बट्टे में R1 माइनस में 1 बट्टे में R2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का जो मान है वो है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। फिर है 1 बट्टे में R1, 1 बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा 1, तो माइनस का 1 बट्टा 2 रह जाएगा। तो माइनस 2 गुणा में 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात प्लस 3, और ये यहां पर माइनस का 1 बट्टा 2 रहेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 9 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 सेमी दूर स्थित 5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विभव क्या होगा?
एक बार इसको समझ लें कि हमारे पास में यहाँ से इस तरीके से आवेश मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है आवेश, और इस आवेश के कारण से इस पॉइंट P पर हमारे को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना। V बराबर, देखो यहाँ पर आवेश मौजूद है 5 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। तो V बराबर होता है K/Q/R। तो K का मान है 9 × 10⁹, Q का मान है 5 × 10⁻⁷, R की जो वैल्यू है वो 10 सेमी है, तो 0.10 कर सकते हैं इसको हम। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर और लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ, ओके। देन यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9 × 50 × 10⁻²। तो इसको हम 4.5 × 10⁻⁴ वोल्ट पुट कर सकते हैं। तो 4.5 × 10⁴ वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में अनंत से उस बिंदु तक 4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा। एक बार उस डायग्राम को फिर से आप समझ लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर आवेश मौजूद है और एक अन्य आवेश को हम लेकर आ रहे हैं। अन्य आवेश को हम कहां से लाएंगे, अनंत से लेकर आएंगे। तो अन्य आवेश को अनंत से लेकर आएंगे, ये जो मैंने डॉट डॉट दिखाया है, यहां से एक अन्य आवेश Q0 को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर Q है और इस आवेश Q के कारण से इस पॉइंट P पर जो विभव है वो V है, जो कि KQ/R होता है। और ये विभव हमने यहाँ पर देख लिया है, 4.5 × 10⁻⁴। कितना देखा, 4.5 × 10⁻⁴ वोल्ट हमने देख लिया था। अब देखिए विभव बराबर होता है W/Q0। तो यहां से आवेश Q0 को लेकर आ रहे हैं, तो W बराबर Q0 × V आ जाएगा। Q0 की जो वैल्यू है वो हमें 4 × 10⁻⁹ दे रखी है। V की वैल्यू 4.5 × 10⁻⁴ दे रखी है। तो जब 4 को 4.5 से गुणा करेंगे तो 18 × 10⁻⁵ आ जाएगा हमारे पास में। इसे हम 1.8 × 10⁻⁴ वोल्ट पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कैपिटल Q कूलाम आवेश के कारण मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत विभव Q × 10⁻11 वोल्ट है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। चलिए हमें Q आवेश की वजह से जो विद्युत विभव है एक डायग्राम के जरिए समझते हैं पहले। ये यहां पर हमारे को Q आवेश दे रखा है। चलिए यहां पर आप देख लीजिए एक बार कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमें पूछी है, जबकि वोल्टेज हमें दे रखा है, विभव हमें दे रखा है, V बराबर हमें दे रखा है Q × 10⁻11 वोल्ट। ये जो V है ये होता है KQ/R। KQ/R की वैल्यू Q × 10⁻11 दे रखी है। तो यहां से Q से Q कैंसिल हो गया। R बराबर हमारे को मिल गया है K/10⁻11। क्लियर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है KQ/R²। तो यहां से KQ, R की जो वैल्यू है वो है K/10⁻11, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहां से KQ 10⁻22/K²। तो K से K कैंसिल हो गया और K की जो वैल्यू है वो 4πε0। तो 4πε0 कैपिटल Q इंटू 10⁻22। तो यहां से आप देख लीजिए कोई ऑप्शन है यदि आपको नजर आ रहा है तो यहां से मुझे ये जो ऑप्शन बी है वो नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी के अकॉर्डिंग होने वाली है। अगले क्वेश्चन में देखिए, आवेश प्लस Q को चित्रानुसार XY अक्षों के मूल बिंदु पर रखा गया है।
सीधी रेखा ए बी के अनुदिश ए से बी तक कैपिटल क्यू को आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को देखें कि मूल बिंदु पर यहां पर आवेश रखा हुआ है प्लस में क्यू, और हमें ए से हम लेकर जा रहे हैं आवेश को, ए से कहां ले जा रहे हैं, बी तक। तो आवेश हम यहां पर लेकर जा रहे हैं कैपिटल क्यू को, तो कैपिटल क्यू को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए पहले तो ए पर और बी पर विभव ज्ञात करना है और फिर हमें कार्य ज्ञात करना है। तो विभवांतर, अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव ले जाने में किया गया कार्य, और जिस आवेश को आप लेकर जा रहे हैं बट्टे में उसका भाग लगा देंगे। तो W बराबर आ गया कैपिटल Q इंटू VB माइनस VA। तो कैपिटल Q VB, बिंदु B पर विभव जो कि K Q बट्टे में हो जाएगा हमारे पास में B, फिर माइनस में K कैपिटल Q स्मॉल q बट्टे में A। तो यहां से W इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, K कैपिटल Q स्मॉल q, और ये आ जाएगा हमारे पास में A माइनस B बट्टे में AB। तो यहां से आप देख लीजिए ऑप्शन ए ही सही होने वाला है, इसमें K की वैल्यू पुट कर दी है बस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आरेख के अनुसार किसी बिंदु प्लस क्यू को मूल बिंदु O पर रखा गया है। सीधी रेखा AB के अनुदिश से बिंदु A के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट भी हमें यहां पर दे रखे हैं। जो B के कोऑर्डिनेट हैं ये है 0A और A का कोऑर्डिनेट है A0। तो क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए क्यू आवेश को यहां से यहां तक लेकर हम जा रहे हैं कैपिटल क्यू को, W बराबर हो जाएगा कैपिटल क्यू इंटू में VB माइनस VA। मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि बिंदु B पर यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, केंद्र पर प्लस में Q, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था हमने K Q बट्टे में A, फिर माइनस में K Q बट्टे में A। तो दोनों बिंदुओं का विभव समान है, तो विभवांतर 0 है, तो किया गया कार्य भी कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस अगले क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लाइन छूट गई है, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। किसी पदार्थ के एक अणु में 10 की घात माइनस 3 कूलम इंटू 10 की घात माइनस 30 कूलम इंटू मीटर परिमाण का स्थायी विद्युत द्विध्रुव होता है। इस पदार्थ के एक मोल को 10 की घात 7 वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ध्रुवित किया जाता है, आरोपित करके ध्रुवित करते हैं। तो पदार्थ के द्वारा इसके क्षेत्र की नई दिशा, तो नई जो दिशा है वो है इस विद्युत क्षेत्र से, मैं एग्जैक्ट जो आपके पास में कि इसमें एक लाइन छूट गई थी कि जो नई दिशा है वो क्या है, नई दिशा है 60 डिग्री, 60 डिग्री तक उसको घुमा रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के समायोजन में मुक्त की गई ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए हमने एक रिलेशन आपको बताया है, वो रिलेशन क्या था वो देखिए, ऊर्जा या कार्य बराबर हमने आपको बताया है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो मुक्त की गई ऊर्जा हमें यहां पर पूछिए PE। तो एक तो PE हमें ज्ञात करना है, PE तो हमें दे रखा है, P ज्ञात करना है। P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो देखो एक अणु का तो हमें Q इंटू 2A दे रखा है, तो 10 की घात माइनस 30, जबकि अणुओं की संख्या यहाँ पर 1 मोल के बराबर दे रखी है, तो 6.023 इंटू 10 द पावर 23 और आ जाएगा। तो U बराबर मुक्त होने वाली ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 10 की घात माइनस 30 गुणा 6.023 इंटू 10 द पावर 23। E की जो वैल्यू है वो 10 की घात 7 cos थीटा 1 cos 0 माइनस cos 60 डिग्री
तो यहां से आप देखें क्या निकल कर आ रहा है, 6.023 इंटू 10 रह जाएगी, माइनस में 30 प्लस में 30, फिर यहां से कोस 0 का मान होता है 1 और कोस 60 डिग्री का मान होता है माइनस में 1/2, तो प्लस में 1/2 आ जाएगा। तो इसमें भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। तो कितना आएगा, इसको घुमाने में किया गया जो कार्य है वो 3 जूल के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा मुक्त जो ऊर्जा होगी वो -3 जूल होगी। ये हमारे द्वारा लगाई गई ऊर्जा है, तो मुक्त कितनी ऊर्जा होगी, -3 जूल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 60 डिग्री कोण पर 20 सेमी लंबाई वाले तथा प्लस माइनस 10⁻³ कूलाम का कोई विद्युत द्विध्रुव 6 न्यूटन इंटू मीटर परिमाण के बल आघूर्ण का अनुभव करता है, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बल आघूर्ण को अनुभव करता है, तो स्थितिज ऊर्जा हमें यहाँ पर पूछिए, माइनस में Pe कोस थीटा होती है। तो माइनस में P का जो मान है, P बराबर हम Q इंटू 2A रख सकते हैं। तो यहां से Q का जो मान है वो हमें दे रखा है 3 गुणा 10⁻³ 2A हमें दे रखा है 0.20। E का जो मान है वो हमें नहीं दे रखा, तो E का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा यहां से। ठीक है, तो देखो टो का मान दे रखा है जो कि क्या होता है, Pe कोस Pe साइन थीटा होता है, Pe साइन थीटा। तो यहां से टो की जो वैल्यू है वो हमें 6 और Pe का ही मान ज्ञात कर लेता हूं क्योंकि P और E दोनों का मान की आवश्यकता पड़ेगी। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो 2 ऊपर चला गया, 12/√3। Pe का जो मान है वो √12/3 आ जाएगा। तो यहां से हमारे को क्या मिल रहा है, Pe, ये सारी की सारी जो वैल्यू है Pe है, तो 12/√3 और कोस 60 डिग्री, तो माइनस में 12/√3। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां से ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस में 6/√3 और यह इसको हम 3 गुणा 3/√3, तो ये आ जाएगा हमारे पास में तो यहां से माइनस में 3/√3 आ जाएगा। तो यहां से 3/3 मुझे वैसे ऑप्शन में तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कैलकुलेशन में हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन यदि ठीक है तो फिर आंसर यही होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमने एक कोई त्रुटि तो नहीं की है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, फिर इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए था, कैलकुलेशन में कहीं त्रुटि हो तो इसको आप जरूर देखें। ठीक है, इसको 3 × 3 यही गलती कर दी क्योंकि 6 है वो 3 × 3 की बजाय 2 × 3 से लिखा जाएगा, 2 गुणा 3। तो ये आ गया माइनस में 2/√3 जूल। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि HCl अणुओं में H+ और Cl- अणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.38 एंगस्ट्रॉम हमें दे रखी है। तो द्विध्रुव के अक्ष पर 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण से विभव कितना होगा। तो देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 P/r², P/r²। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो 9 × 10⁹
P की जो वैल्यू है, P बराबर होता है Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। R की जो वैल्यू है वो 10 एंगस्ट्रॉम, 10 गुणा 10 की घात माइनस 10 का स्क्वेयर। तो यहां से हमें देखिए क्या मिल रहा है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का जो मान है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 1.38 हमें दे रखी है, इंटू 10 द पावर माइनस 10। तो ये 10 की घात माइनस में 18 आ जाएगी। तो यहां से देखिए क्या निकल कर आ रहा है, V बराबर 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 1.38 गुणा 10 की घात प्लस में 9 माइनस में 19 प्लस में 18 माइनस में 10। तो माइनस की तो हो गई है 29 और प्लस की हो गई है 27। 10 की घात माइनस 2 रह गया। तो 9 को 16 से गुणा करेंगे तो 14.4 इंटू 1.38 इंटू 10 द पावर माइनस 2। और देखिए विद्यार्थी, जब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव दूरी r के साथ में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण से जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारे पास में होती है K 2P अपॉन में R क्यूब, और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है K P अपॉन में R क्यूब। तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ गई है कि R क्यूब की व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर हमने एक रिलेशन देखा इसी चैप्टर में, विभव किस तरीके से चेंज होता है। तो P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से जो विभव है वो 1/r स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो 1/r क्यूब एवं ये होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी खोखले चालक गोले के केंद्र पर रखा जाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन इसके लिए सही है। तो गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इनमें से हमारे को सही स्टेटमेंट पूछा है, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव रखा है और विद्युत द्विध्रुव के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरीके से होती है कि किसी बिंदु पर इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गोले पर कहीं भी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये गलत है, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स गोले में शून्य नहीं होता, फ्लक्स गोले में शून्य नहीं होता, इनमें से सभी। तो हमारे को सही स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन सी ही यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी से यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से गलत स्टेटमेंट हमें पूछा गया है कि किसी बिंदु आवेश के लिए स्थिर विद्युत विभव 1/r के अनुसार बदलता है। ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। बिंदु आवेश के कारण से जो विभव है वो KQ अपॉन में R के इक्वल होता है। फिर अगला स्टेटमेंट देखें आप, किसी द्विध्रुव के लिए विभव स्थित सदिश और द्विध्रुव आघूर्ण सदिश के परिमाण पर निर्भर करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। किसी द्विध्रुव के कारण से जो विद्युत विभव होता है वो होता है K P वेक्टर डॉट R कैप अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं P वेक्टर और R कैप, दोनों के ऊपर स्थिति सदिश और द्विध्रुव आघूर्ण सदिश दोनों के परिमाण के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, ऊपर वाला भी सही था। हमारे को यहाँ पर गलत स्टेटमेंट देखना है।
अगला स्टेटमेंट देखें तो विद्युत विद्युत का विभव बड़ी दूरी पर 1/r के अनुसार बदलता है। ये गलत है, क्योंकि बड़ी दूरी के लिए जो विद्युत विद्युत के लिए जो विद्युत विभव होता है वो के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो यहां पर जो विभव है वो आर की बजाय आर स्क्वेयर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तो ऑप्शन सी ही यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी आप देख लीजिए कि किसी बिंदु आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र 1/r² के अकॉर्डिंग बदलता है। ये भी बिल्कुल सही है। बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो k क्यू अपॉन में r² होती है। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो k/r² होती है। चित्र में धनात्मक बिंदु आवेश की चित्र रेखाओं को दर्शाता है। कैपिटल Q से P तक किसी छोटे धनात्मक आवेश को गति करने में चित्र द्वारा किया गया कार्य। चलिए इसको क्लियर कर लेना। देखो, हमारे द्वारा किया गया कार्य जब धनात्मक होता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब यहां पर इसके केंद्र पर या पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब बिंदु जो Q पर विभव है वो कम है और बिंदु P पर विभव है वो अधिक है। और यदि हम निम्न से उच्च विद्युत विभव की ओर लेकर आते हैं, या मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अधिक है और Q पर विद्युत क्षेत्र कम है। तो निम्न से उच्च विद्युत क्षेत्र की ओर लेकर आते तो हमारे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक। या W बराबर Q0 इंटू हम Vp माइनस VQ। तो हमारे द्वारा, ये है निकाय द्वारा किया गया कार्य का सूत्र। ये निकाय वाला, निकाय का कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला है। तो ये तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि बिंदु P का विभव ज्यादा है, Q का विभव कम है। लेकिन बात करें कि क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, तो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य यदि पॉजिटिव है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में ऋणात्मक बिंदु आवेश की चित्र रेखाओं को दर्शाया है। B से A तक जाने में किसी छोटे ऋणात्मक आवेश की गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, ये हमें यहां पर देखना है। कहां से कहां ले जाता है? ये ऋणात्मक आवेश है। और यहां पर देखो, बिंदु A पर विभव, देखो ये ऋणात्मक आवेश है, तो बिंदु A का विभव है कम और बिंदु B का विभव है ज्यादा। इसी तरीके से A के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कम और B पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अधिक है। तो कोई भी यहां पर, ये तो क्लियर हो गया। अब हम एक छोटा ऋणात्मक आवेश ले रहे हैं, तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। तो प्रतिकर्षण बल A पर ज्यादा लगेगा, B पर कम लगेगा, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो घटेगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, कम होगी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि ऋणावेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के कारण से यहां पर वेग कम हो जाएगा। बी से ए तक जाने में, बी से कहां जा रहे हैं? ए तक, तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कैपिटल आर त्रिज्या वाली दो पतली तार के वलयों को उनके समानित अक्षों से डी दूरी पर रखा जाता है। तो दोनों वलयों पर कैपिटल प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों वलयों के केंद्रों के बीच विभवांतर क्या है? एक बार इस क्वेश्चन को आप समझें कैसे, किस तरीके से हमें दे रखा है। एक इस तरीके से वलय है, थोड़ी सी वलय को हम सीधी करते हैं। अब देखिए,
एक वलय ऐसे है, एक वलय ऐसे है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है d। दोनों के बीच की डिस्टेंस d दे रखी है, जबकि इनकी रेडियस हमें दे रखी है r। प्रत्येक की जो रेडियस है वो हमें कितनी दे रखी है, r दे रखी है। एक के ऊपर है प्लस में आवेश, प्लस में q है, दूसरे के ऊपर है माइनस में q। एक के ऊपर प्लस में q, दूसरे पर माइनस में q आवेश है। दोनों वलयों के केंद्रों के बीच, तो इसके पहली वलय का जो केंद्र है इस पर हम विभव ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम V1 कह दूं, इसका विभव V2 कह दें। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, V1 माइनस V2, विभवांतर पूछा है। तो पहली वलय के कारण से जो विभव है वो देख लेते हैं, तो K Q बट्टे में R, K Q बट्टे में R। अब पहली V1 वलय के कारण से ही दूसरी वलय के कारण से, तो ये वाली जो डिस्टेंस है d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट होगी। तो इसकी वजह से दूसरी वलय के कारण से पहली वलय के, यहाँ पर दूसरी वलय के कारण से पहली वलय के केंद्र पर जो विभव है वो कितना होगा, के क्यू बट्टे में ये होगा। तो ये तो आ गया V1। इसी तरीके से हम माइनस में V2 ज्ञात करेंगे, दूसरी वलय के केंद्र पर विभव। तो दूसरी वलय के केंद्र पर विभव K माइनस Q बट्टे में R, फिर प्लस में K Q बट्टे में D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घात 1/2। अब यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या क्या मिलने वाला है हमें। V1 माइनस V2, यहां से सब में से एक तो K कॉमन आ रहा है, एक Q कॉमन आ रहा है, तो Q में बाहर ले लेता हूं, K भी में बाहर ले लेता हूं, जिसकी वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से ये हमारे पास में रह गया 1/r K Q, तो ये यहां से हमारे पास में रह गया, Q भी कॉमन आ गया, K भी कॉमन आ गया, माइनस में d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 1/2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 1/r, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, या मैं सीधा एक बार 1/r लिख देता हूं। ये माइनस में फिर से सेम वैल्यू आ रही है, तो माइनस में 1 में d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 1/2। तो देखो पहला पद और तीसरा पद सेम है, इसी तरीके से ये वाला पद और ये वाला पद भी सेम है, तो इनका दुगुना हो जाएगा, और दुगुना वाला 2 है वो बाहर आ जाएगा। दुगुना वाला 2 जब 2 बाहर आएगा तो यहां से 1 2 कट जाएगा, तो Q बट्टे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बट्टे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की घात 1/2। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्येक 4 समान आवेशों के स्मॉल q को किसी ए भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर रखा जाता है, तो इसके केंद्र से अनंत तक माइनस q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं कि आपके पास में इस तरीके से हमारे पास में एक वर्ग है, और वर्ग के शीर्ष पर यहाँ पर प्लस में q, यहाँ पर प्लस में q, यहाँ पर भी प्लस में q, और यहाँ पर भी प्लस में q आवेश रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसके केंद्र से एक आवेश को हम लेते हैं जो कि माइनस q है, ठीक है। इस माइनस q आवेश को हम यहां से अनंत तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ये बिंदु A नाम देता हूं मैं। A पर विभव, देखो कार्य W बराबर क्या होता है, जिस आवेश को आप लेकर जा रहे हैं तो माइनस q को लेकर जा रहे हैं, इनटू अनंत पर विभव V अनंत अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, तो माइनस में q, अनंत पर जो विभव है वो 0, और A पर विभव, अब A पर विभव है, देखो माइनस का साइन तो ये वाला लिखा है मैंने, यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर लिखा है। अब एक आवेश की वजह से तो जो विभव होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में R होता है। तो देखो यहाँ पर इसकी भुजा A दे रखी है, तो इसके जो विकीर्ण है यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये √2a, और इसके केंद्र से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो a बट्टे में √2 हो जाएगी। तो a बट्टे में √2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो W बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां से देखो ये तो एक आवेश की वजह से, और टोटल कितने आवेश हैं, 4, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया। √2 बट्टे में पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बट्टे में a, तो √2 क्यू स्क्वायर बट्टे में पाई एप्सिलॉन नॉट a, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लस 1.8 माइक्रोकुलाम एवं 2.8 माइक्रोकुलाम आवेशों वाले दो छोटे गोले 40 सेमी की दूरी पर रखें। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा। तो यहां से एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लें कि हमारे पास में इस तरीके से दो आवेश हैं, एक आवेश यहां पर है, दूसरा वाला आवेश यहां पर मौजूद है, ठीक है। और ये जो आवेश है वो 1.8 माइक्रोकुलाम, ये जो आवेश है वो 2.8 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर इसके मध्य बिंदु पर हमारे को विभव पूछा है। ये वाली डिस्टेंस 20 सेमी रह जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी 20 सेमी रह जाएगी। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो पहले तो हमें जो 1.8 माइक्रोकुलाम वाला आवेश उसकी वजह से विभव याद करना है। तो K Q बट्टे में R1, Q1 बट्टे में R1, फिर K Q2 बट्टे में R2। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन आ गया। Q1 का मान कितना है, 1.8 गुणा 10 की घात -6 बट्टे में 20 सेंटीमीटर, तो 0.2। फिर प्लस में दूसरा वाला जो आवेश है वो 2.8 गुणा 10 की घात -6 बट्टे में 0.2। क्लियर। तो यहां से v इक्वल टू देखो क्या निकल कर आ रहा है, 9 गुणा 10 की घात 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। 10 की घात -6 भी यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है। पॉइंट हटाएंगे तो ये तो रह गया 18, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये रह गया 28। तो ये 9 गुणा में 18 और 28, ये हमारे पास में हो गया 46 गुणा 10 की घात 3, और 46 को 9 से गुणा करेंगे तो 54 हो गया, 36 और 5 हो गया 41 हो गया। ये कहीं मेरी कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। गुणा 10 की घात 3, तो ये 4.14 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट आना चाहिए। अब ऑप्शन थोड़ा एजडीज हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। एजडीज ऑप्शन कौन सा है वो देख लीजिए। एजडीज ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, ठीक है। तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए कि हमारी कैलकुलेशन तो कहीं गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेशन में कहीं कोई त्रुटि हो तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहां से आप इसमें एक बार जरूर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास में ये 4 पॉइंट ये आंसर है कुल मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 24 में मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा और उस रेखा के लंबवत किसी समतल में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से 20 सेमी की दूरी पर स्थित विभव क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लें। देखिए डायग्राम के जरिए मैं समझा देता हूं आपको कि यहां पर हमारे पास में ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, दोनों आवेशों की वैल्यू हमारे पास में है, और यहां से इसके मध्य भाग से गुजरने वाली एक रेखा है, और इस पर ये कोई तल है, इस रेखा के लंबवत कोई तल है। इस तल पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये है लंबवत तल, लंबवत तल है ये। तो यहां पर हमारे को विभव ज्ञात करना है। ये हमारे पास में जो आवेश है
ये है 1.8 माइक्रोकुलाम, ये है 2.8 माइक्रोकुलाम। ये वाली जो डिस्टेंस है 0.2 मीटर, ये वाली डिस्टेंस 0.2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस हमें 0.2 मीटर इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो देखिए 1.8 कूलाम वाले आवेश से जो अभिष्ट बिंदु है जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा √2 इंटू 0.2, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी सेम यही आएगी √2 इंटू 0.2। ठीक है, तो बिंदु P पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो V बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 के Q1 बट्टे में R1 प्लस के Q2 बट्टे में R2। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन आ गया। फिर Q1 की वैल्यू 1.8 गुणा 10 की घात -6, ये भी कॉमन आ गया। फिर बट्टे में √2 गुणा 0.2, फिर प्लस में 2.8 बट्टे में √2 गुणा 0.2। तो यहां से देखिए कैलकुलेशन करने के पश्चात हमें क्या क्या मिलने वाला है। 9 गुणा 10 की घात 9, ये मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी है, और √2 इंटू 0.2 ये हमने दोनों में से कॉमन ले लिया है। 1.8 प्लस 2.8 रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 गुणा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ये तो 4.28 और ये 46 हो गया, और ये हो गया √2 इंटू 2। चलिए यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, 46 हो गया, गुणा 10 की घात 3 रह गई, तो ये हमारे पास में आ गया है 23। और देखिए यहां से आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो फाइनल आंसर है मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आप कैलकुलेशन इसकी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 8 सेमी भुजा के षटफलक, इसको आप करेक्ट करें। यहां पर ये है षटफलक, षटफलक के प्रत्येक शीर्ष पर 4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, इस षटफलक की है। ठीक है, के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा। तो यहां पर पहले तो मैं एक षटफलक का निर्माण कर लेता हूं। ये इस तरीके से एक हम षटफलक का निर्माण कर लेते हैं। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बना है बट बता दिया है मैंने। चलिए एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं, एक बार दोबारा बनाते हैं। ये हमारे पास में इस तरीके से है, थोड़ा सा बेटर बना है। चलिए इनको मैं इस तरीके से मिला लेता हूं। षटफलक के अंदर क्या होता है, 6 भुजाएं होती है और प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। ये हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर इसके केंद्र पर ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, प्रत्येक एंगल है वो 60 डिग्री का बनता है, और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर होती है। तो इसके एक सिर से इसकी केंद्र की जो डिस्टेंस है वो इसकी भुजा के बराबर ही होगी। तो एक आवेश के कारण से इसके केंद्र पर जो विभव है वो के क्यू बट्टे में आर। ठीक है, और कुल विभव क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। कुल विभव कितना गुना हो जाएगा, V बराबर 6V1 हो जाएगा। तो V बराबर 6 के क्यू बट्टे में आर। तो 6 के का मान है 9 गुणा 10 की घात 9, स्मॉल क्यू का जो मान है वो हमें 4 गुणा 10 की घात -6 और 8 गुणा 10 की घात -2 दे रखी है डिस्टेंस इसकी। तो ये कट गया है यहां से, तो ये आ गया 27 गुणा 10 की घात हमारे पास में 5 रह जाएगी वोल्ट
तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, 2.7 इंटू 10⁶ वोल्ट पुट कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माना जेड एक्सिस जेड दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र है तो विभव नियत रहता है। जेड एक्सिस दिशा में यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड एक्सिस के अनुदिश, तो विभव किधर नियत रहेगा, तो किसी दिए गए जेड के लिए किसी भी अक्ष हेतु नियत रहेगा, बिल्कुल सही है। किसी दिए गए जेड के लिए किसी वाई में भी नियत रहेगा, और जेड के लिए किसी भी अक्ष वाई समतल में भी नियत रहेगा। तो ये सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि P से Q तक किसी समविभव पृष्ठ के अनुदिश इकाई आवेश को चलने में किया गया कार्य 0 होता है। तो यहां पर किया गया कार्य 0 होता है, तो किया गया कार्य 0 होता है या विभवांतर। देखो विभवांतर की जो डेफिनेशन है मैं यहां से आपको क्लियर कर दूं। P से Q तक हम किसी आवेश को ले जाते हैं तो V बराबर माइनस में E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये होता है इसकी डेफिनेशन। P से Q तक लेकर जा रहे हैं तो यहां पर किया गया कार्य, ये विभवांतर ही क्या होगा, 0। विभवांतर 0 होगा के रूप में परिभाषित होना चाहिए। तो कार्य इसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो क्योंकि देखो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, V बराबर होता है W अपॉन में Q, और तो Q की जो वैल्यू हमारे को दे रखी है वो इकाई धनावेश दे रखा है, इकाई आवेश। तो W बराबर आ जाएगा माइनस में P से लेकर Q तक E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। हालांकि जो कार्य का मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। कार्य को इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र एवं समविभव पृष्ठ के बीच में कोण 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समविभव पृष्ठ। देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है कि निम्न विद्युत क्षेत्रों वाले क्षेत्रों की तुलना में बड़े विद्युत क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में अधिक निकट होते हैं। समविभव पृष्ठ बड़ा विद्युत क्षेत्र होगा तो वहां पर ज्यादा नजदीक होंगे, कम विद्युत क्षेत्र वहां पर तुलनात्मक रूप से कम होंगे। फिर चालक के नुकीले सिरों पर के निकट अधिक सघन होते हैं, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र और विभव भी अधिक होता है, इस कारण से वहां पर सघन भी होंगे। हमेशा समान प्लेस्ट के रूप में होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो यहां पर ऑप्शन डी आपको सही करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के संबंध के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारे को यहां से देखना है। तो सही है, तो विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जिसमें विभव सर्वाधिक तेजी से कम होता है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबित विभव प्रति इकाई विस्थापन के परिमाण में के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये भी गलत है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। पहला जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है कि विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जिसमें विभव सर्वाधिक तेजी से कम होता है। विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो मैं चलो एक बार क्लियर करता हूँ। विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो आप धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो धनावेश पर लगने वाला बल जिधर विभव सर्वाधिक तेजी से कम होता है उधर होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और ये भी देखिए, परिमाण को उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबित विभव प्रति इकाई विस्थापन के परिमाण में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये बता रखा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। परबल विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र में समविभव पृष्ठ काफी दूर होते हैं।
ये गलत है। नजदीक होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था अधिक निकट होते हैं, परबल में क्या होंगे, अधिक निकट। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए कि किसी खोखले चालक गोले को चित्रानुसार P पर स्थित किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो A B C पर क्रमशः विभव A VA VB VC है। तो देखिए इस बिंदु आवेश के कारण से यहाँ पर बिंदु P पर कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण से विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होता है। तो A पर, B पर और C पर जो विभव हैं वो क्या होंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन होंगे। क्योंकि जो गोला है वो एक खोखला गोला है, और खोखला गोला क्या होता है, चालक गोला भी है। खोखला चालक गोला है, तो खोखला चालक गोला है तो एक समविभव पृष्ठ का निर्माण करेगा। बिंदु A और C पर विभव एकदम समान होंगे, A B C तीनों की वैल्यू सेम होगी। तो ऑप्शन यहां पर डी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के संगत जो ऊंचाई के साथ कम हो जाता है, वायुमंडल को शीर्ष पृष्ठ पृथ्वी के पृष्ठ के सापेक्ष लगभग 400 किलोवोल्ट है। पृथ्वी की सतह के निकट यह क्षेत्र 100 वोल्ट प्रति मीटर होता है, लेकिन फिर भी बिजली का झटका हमें नहीं लगता। जैसे हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये मानते हुए कि घर विद्युत क्षेत्र से मुक्त है, ये हम कंसीडर कर लें कि हमारे घर में विद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलें, कि भाई आप घर से बाहर निकलें, तो घर से बाहर निकलने पर तो विद्युत क्षेत्र होगा और वहां पर झटका लगना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शरीर है और जो पृथ्वी है दोनों ही चालक हैं, और दोनों ही चालक हैं तो हमारा शरीर और जो पृथ्वी है वो एक समविभव पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। और जब हम अपने घर से बाहर खुले में आते हैं, खुली हवा में आते हैं, तो वो एक समविभव पृष्ठ में परिवर्तित हो जाता है, और जिसके कारण से पृथ्वी पर और हमारे ऊपर जो विभव है वो समान रहता है। इस वजह से आवेशों का प्रवाह नहीं होता, हमें झटका नहीं लगता। तो समविभव पृष्ठ बनाते हैं, हमारा शरीर और भूमि है वो एक समविभव पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए हमें झटका महसूस नहीं होता। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी क्यू आवेश को त्रिज्या ए वर्त जिसके केंद्र पर कैपिटल क्यू आवेश को एक पूरा चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होगा। समझें आप इसको एक बार। इस तरीके से एक हमारे को सर्किल दे रखा है, पूरा एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होगा। यहां से होता हुआ हम घुमा रहे हैं इसको, यहां से ले जा रहे हैं, तो प्रारंभिक बिंदु P, अंतिम बिंदु भी Q है, वो एक ही जगह पर है। तो बिंदु P पर और Q पर विभव सेम है, तो W बराबर Q0 इंटू VP माइनस VQ। तो इसका मान 0, तो W का मान भी कितना हो गया, 0 हो गया। कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो पूरा एक चक्कर लगाने में जो कार्य है, वर्कडन है, वो 0 होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।